जय हिंद साथियों। हम लोग 10वीं क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम है उसका कंटेंट शॉर्ट में देख रहे थे। हम लोगों ने कृतिका और क्षितिज कृतिका और क्षितिज दोनों किताबों के जो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, जो कंटेंट हो सकता है, हमने देख लिया। और अब हम बात करेंगे जो इनके अलावा यानी किताबों के अलावा जो आपके टॉपिक सिलेबस में उनकी। तो संक्षिप्तीकरण का एक क्वेश्चन आता है, संक्षिप्तीकरण और पलवन। तो इनका भी ये क्या है और क्या नहीं, इसके बारे में बात कर लेंगे। और थोड़ा सा एक एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि आपको पता रहे कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या। तो संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या है? आपके सामने एक 5-6 लाइन का या 7 लाइन का पैराग्राफ लिखा आएगा। क्या आएगा? एक पैराग्राफ लिखा आएगा। उसको छोटा करना। क्या करना? छोटा करना। मतलब बहुत सारी पंक्तियां आएंगी। शॉर्ट एंड एक लैंग्वेज होती है कोर्ट में, वैसे ही संक्षिप्तीकरण आपसे लिखवाया जाएगा। मतलब बड़ी चीज को छोटी लिखना। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो आप ये समझे होंगे कि संक्षिप्तीकरण किसे कहते हैं। 4, 5 या 10 लाइन आएंगी, उसको 1 लाइन या 1.5 लाइन में समाहित करना पूरे टॉपिक को। ठीक है। जैसे ये पंक्ति हो ना, अधजल गगरी छलकत जाए। मान लो ये तो है एक इसका संक्षिप्तीकरण। अब इसका पलवन कैसे करोगे कि आधे ज्ञान वाला आदमी ऐसे ही ज्यादा इतराता है। मतलब देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो क्या है? ये है संक्षिप्तीकरण। और इसका पलवन कैसे किया? मैंने बोला आधे ज्ञान वाला आदमी बहुत ज्यादा इतराता है। जैसे आधा घड़ा होता है ना पानी का भरा हुआ, एक पूरा घड़ा भरा होता है और एक आधा होता है। पूरा घड़ा पानी का सर पे रखोगे ना तो वो बिल्कुल भी मतलब हिलेगा नहीं उसमें पानी। अगर आधा पानी होगा उसमें तो वो मतलब छलकेगा, ऐसे हिलेगा बार बार, हमें ऐसा लगेगा कि पानी गिर रहा है। तो आधा ज्ञान वाला व्यक्ति भी इसी तरह होता है जैसे आधा पानी का घड़ा होता है। ये तो हो गया पलवन यानी संक्षिप्तीकरण का पलवन। तो हम पहले देख रहे हैं संक्षिप्तीकरण। क्या देख रहे हैं? संक्षिप्तीकरण यानी 4-5 लाइनें लिखी है या 10 लाइनें आ सकती है, उनका आपको संक्षिप्तीकरण करना है। ठीक है। कैसे करेंगे हम देखें। जैसे पहले आपके सामने ये आएगा कि इसका संक्षिप्तीकरण करें। तो शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा से मनुष्य में ज्ञान, विवेक और आत्मविश्वास का विकास होता है। शिक्षित व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि शिक्षा के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन है। तो ये आ गया आपके क्या है, इसका करना है संक्षिप्तीकरण। तो हमने कम से कम 5 या 7 लाइन पढ़ी है। तो इसका संक्षिप्तीकरण क्या है? ये इसका संक्षिप्तीकरण है जो हम नीचे अब देखेंगे। ठीक है। इसका संक्षिप्तीकरण है कि शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाकर समाज व राष्ट्र के विकास में सहायता करती है। ठीक है। कुल मिला के 5-7 पंक्तियां आएंगी, उसको शॉर्ट में 1-1.5 पंक्ति में समाहित करना ही संक्षिप्तीकरण है। ठीक है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाकर समाज व राष्ट्र के विकास में सहायता करती है। जो बड़ी लाइनें थी ऊपर वाली, तो इसका हमने शॉर्ट में कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है पलवन का। क्या आता है पलवन का? पलवन मतलब छोटी सी आएगी पंक्ति, उसको बड़ा करना। जैसे मैंने अभी बोला ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसका क्या करना है? इसका पलवन करना है। ठीक है। पलवन क्या करोगे कि आधा ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा इतराता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जैसे पानी का आधा भरा हुआ घड़ा और एक पूरा भरा हुआ घड़ा होता है। तो आप देखना, नोटिस करना, आधा घड़ा सर पे रहेगा ना, वो ऐसे मतलब हिलेगा तो आपको ऐसे लगेगा इसमें पानी गिर रहा है। लेकिन भरा हुआ घड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इसने कहा है अधजल गगन, आधा ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा इतराता है। जो ज्यादा ज्ञान वाला है वो बिल्कुल भी शांत रहता है, बिल्कुल नहीं बोलता। ये इसका हो गया क्या? इसका पलवन हो गया। ये है मतलब संक्षिप्त है। संक्षिप्त को क्या करा? पल्वित कर दिया। ठीक है। कुल मिला के एक तो पलवन है और एक संक्षिप्तीकरण है। तो ये अब इसका क्या करना है? पलवन करना है। जो हमने अभी पलवन इसका किया बोल के, तो अब आपके मान लो कथन आ जाएगा कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसका पलवन करें। तो इसका पलवन कैसे करोगे? देखो, पलवन इसका करना है, परिश्रम के बिना जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कठिनाइयां सभी के जीवन में आती है, परंतु परिश्रमी व्यक्ति उनसे घबराता नहीं है। इतिहास गवाह है कि परिश्रम करने वालों ने ही महान उपलब्धियां प्राप्त की है। ये हो गया किसका? पलवन हो गया इन पंक्तियों का। ठीक है साथियों। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। पलवन का मतलब क्या है कि बड़ा लिखना है। इनको एक पंक्ति को बड़ा लिखना है, जैसे हमने ये लिखा। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या है कि इतना बड़ा आ जाएगा, इसको छोटा लिखना है। मतलब उल्टा है। पलवन और संक्षिप्तीकरण आपस में विलोम है। ठीक है ना भैया। वापस बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पलवन करना होगा तो एक पंक्ति आएगी, क्या आएगी?
कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, पलवन कीजिए। तो पलवन आपको ऐसे करना है। अब संक्षिप्तीकरण कैसे आएगा, ये पैराग्राफ दे देगा आपको पूरा, तो इसका क्या लिखेंगे कि संक्षिप्तीकरण करो। तो ये तो पूरा है आपको, इसको आपको इसमें लिखना है छोटा, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है संक्षिप्तीकरण और पलवन। फिर साथियों आपके अगला टॉपिक है शब्द विचार है विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों आपके सिलेबस में है। तो विकारी शब्द एक अच्छा टॉपिक है और हमने क्लास में इसे अच्छे से पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है। मैं जहाँ तक मैंने पढ़ाया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कभी भूलोगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है, आप भूल ही नहीं सकते इन्हें। तो अब आज हम शॉर्ट में उसके बारे में वापस चर्चा कर रहे हैं। विकारी शब्द, सबसे पहले शब्द देखो, भाषा होती है ना, जो भी भाषा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ ले तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो ये क्या है? वर्ण है, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ले तो ये शब्द। सार्थक यानी जिसमें कोई अर्थ निकले, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई पूछ ले आपसे तो वो क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य। और वाक्य से मिलकर क्या बनती है? भाषा, ठीक है। ये तो भाषा का पूरा इतिहास हो गया। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई आपसे पूछ ले तो शब्द। और भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई पूछ ले तो वाक्य। वाक्य से मिलकर क्या बनती है? भाषा, ठीक है। ये बात होगी। और फिर जो ये शब्द हैं, तो आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक तो विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द। एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, ठीक है। तो आपके दोनों सिलेबस में, आप अच्छे से सिलेबस देखना, ये दोनों चीजें आपके पाठ्यक्रम में हैं, ठीक है साथियों। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं विकारी शब्द पर। सबसे पहले विकारी शब्द यानी विकारी का मतलब होता है विकार, जिनमें कुछ परिवर्तन आए। विकार यानी परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। यानी जिनसे शब्द में कुछ परिवर्तन आए वही विकारी शब्द है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक या वाच्य के कारण बदल जाते हैं। वापस सुनो, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के कारण क्या कर जाते हैं? बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक और एक वाच्य है। क्या? एक वाच्य के अनुसार या के कारण बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ये आपको सबसे पहली परिभाषा ध्यान में रखना है। फिर विकारी शब्द के प्रकार पूछ लें तो विकारी शब्द के प्रकार 4 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं विकारी शब्द के? 4। पहला प्रकार है संज्ञा। पहला प्रकार कौन सा है? संज्ञा। दूसरा प्रकार पूछ ले तो कौन सा है? सर्वनाम। तीसरा प्रकार पूछ ले तो कौन सा है? विशेषण। चौथा प्रकार पूछ ले तो क्रिया। चौथा प्रकार कौन सा है? क्रिया, ठीक है साथियों। पहला प्रकार संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, ठीक है। तो ये विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं। अब हम चारों प्रकार के बारे में शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञा शब्द का अर्थ है, संज्ञा शब्द का अर्थ है, तो आप क्या लिखोगे? संज्ञा का अर्थ है नाम। क्या है? संज्ञा का अर्थ ही नाम है, ठीक है। फिर परिभाषा पूछ ले आपसे तो परिभाषा क्या लिखोगे? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ पूछ ले। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई भी नाम है, जैसे पहाड़, पहाड़ एक संज्ञा है, नाम है ना। मैंने बोल दिया आपको लड़का, लड़का भी एक नाम है, संज्ञा। मैंने बोला राम, ये भी संज्ञा है। मैंने बोला भैंस, ये भी संज्ञा। मैंने बोला गाय, ये भी संज्ञा है। तो ये सारी क्या? संज्ञा। और पूरी दुनिया है ना, संज्ञा से मिलकर बनी है। पूरी दुनिया किससे बनी है? संज्ञा से मिलकर बनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपके आसपास कहीं भी आपके हाथ में पेन है तो ये भी संज्ञा है। आपके हाथ में कॉपी है तो ये भी संज्ञा है। मतलब ये खुद संज्ञा नहीं, इनका नाम संज्ञा है। तो ये चीजें हमने क्लास में अच्छे से पढ़ी है। तो संज्ञा का अर्थ क्या? नाम। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम है राम, तो आपका नाम संज्ञा है, आप संज्ञा नहीं हो। मतलब जैसे ये आप हो। छोटा सा चित्र बनाते हैं, मुझे चित्र बनाना नहीं आता है। ये है छोटा सा चित्र, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आपके बाल लगा देते हैं लंबे लंबे ना। जैसे ये आप हो और आपका नाम है राम, ठीक है। तो ये आपका नाम है ना, ये संज्ञा है। और जो आप हो, ये हो ना आपका जो ढांचा, ये क्या है? ये संज्ञी है। ये क्या है? संज्ञी। और आपका नाम क्या है? संज्ञा है। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से,
ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ध्यान में रखना है संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार पूछ ले या भेद पूछ ले तो संज्ञा के प्रकार या भेद होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो कुल मिला के जो एक हो, जो क्या हो, एक हो, वो तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो एक हो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोला भारत, तो भारत एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे समूह का बोध हो या वर्ग का बोध हो, वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा देश, क्या कहा? देश। अब देश भारत भी है, इटली भी है, ब्रिटेन भी है, पाकिस्तान भी है, तो ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। जो एक हो, जैसे भारत एक है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देश, देश खूब सारे हो सकते हैं, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा राम, अब राम एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोल दिया लड़का, अब लड़का राम भी है, लड़का लक्ष्मण भी है, लड़का भरत भी है, तो सारे लड़के, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिनसे किसी भाव का बोध, जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक भाव है। ईमानदारी बोल दिया मैंने, गुस्सा बोला मैंने, तो ये सारा भाव है। मैंने बोला क्रोध, ये क्या है? भाव है। तो ये सारे जो मनोभाव है ना आपके, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जिनसे एक व्यक्ति का बोध होता है या एक का बोध होता है, वो तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला राम, राम एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोला जाति, लड़का, लड़का राम है, रमेश है, आप हो, आपके पड़ोस में, आपके क्लास में खूब सारे लड़के हैं, तो ये क्या है? सारे जातिवाचक संज्ञा। और मैंने बोल दिया आपको ईमानदारी या गुस्सा बोल दिया, क्रोध बोल दिया, सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज मैं आपको साथ ही साथ और बता देता हूँ, भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कंफ्यूजन होती है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में कंफ्यूजन होती है। एक तो शब्द है ईमानदारी, क्या है? ईमानदारी, ये तो है एक शब्द, और एक शब्द है ईमानदार, एक शब्द है ईमानदार। मैं हर बार हर क्लास में बताता हूँ कि आप एग्जाम देने जाओगे, आपके हाथ में पेन होगा, और कुछ होगा नहीं होगा, पेन और कॉपी जरूर होगा। तो जो चीज पेन के साथ एकदम व्यवस्थित बैठ जाए, पेन के साथ व्यवस्थित बैठ जाए, वो तो होगा, क्या होगा? विशेषण। और जो इसके साथ व्यवस्थित नहीं बैठे, वो होगी हमेशा भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला ये पेन है, ठीक है, पेन यहाँ भी लिख दिया मैंने, पेन यहाँ भी लिख दिया। मैंने कहा ईमानदारी पेन और ईमानदार पेन। अब अच्छा कौन सा लग रहा है? ईमानदार पेन। ईमानदारी पेन नहीं जुड़ रहा है, तो जो इसके साथ जुड़ रहा है वो क्या है? वो है विशेषण। जो इसके साथ नहीं जुड़ रहा है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। ईमानदार पेन क्या है? विशेषण। इसमें ईमानदार विशेषण है, इसमें ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सर्वनाम, तो शॉर्ट में हम देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आप कर लोगे। तो एक बार और बताता हूँ आपको, जैसे आपके घर में कमरे में पंखा लगा है, तो मैंने कहा पंखा, खाली पंखा बोला, तो पंखा जातिवाचक संज्ञा है। पंखा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मैंने बोल दिया कि वो बजाज का पंखा, क्या बोला? बजाज का पंखा, यानी एक कंपनी का नाम ले लिया स्पेसिफिक, तो ये बजाज का पंखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बजाज पंखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोला खेतान पंखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बोला खाली पंखा, तो जातिवाचक संज्ञा। पंखे खूब हो सकते हैं, खूब सारी कंपनियां हैं। ठीक है, मैंने कहा गाय, तो गाय में तो जातिवाचक संज्ञा है वैसे तो। अब मैंने बोल दिया आपसे राठी गाय, क्या बोल दिया? राठी गाय, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं सर्वनाम। अब क्या देख रहे हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम कैसे? मैंने कहा वह बोला मैंने, वह गाय भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, वह पहाड़ भी हो सकता है ना, वह कुछ भी हो सकता है, मतलब वह का मतलब। तो सबका नाम क्या है? सर्वनाम। सबका नाम यानी सर्वनाम। वह, मैंने बोला वह गाय है, वह टेबल हो सकती है, वह घड़ा हो सकता है, वह लड़का हो सकता है, वह लड़की हो सकती है। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? पूछ ले आपसे, सबका नाम। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और दूसरी परिभाषा, संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किसकी? संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा, एक वाक्य बोल रहा हूं मैं, राम कक्षा 8 में पढ़ता है। राम कक्षा 8 में पढ़ता है। राम कक्षा 8 में पढ़ता है, और वह असोप का रहने वाला है। वह असोप का रहने वाला है। वह असोप का रहने वाला है। मैंने ये वाक्य बोला इतना बड़ा। इसमें देखो राम क्या है? राम इसमें संज्ञा है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने वाला। संज्ञा की पुनरावृत्ति कौन कम कर रहा है? देखो, राम कक्षा 8 में पढ़ता है और वह,
ये मतलब राम की जगह क्या है, वह है या, तो वह ही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। फिर सर्वनाम के आपको प्रकार ध्यान में रखने, क्या ध्यान में रखने, प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, आपसे पूछ ले तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक हो गया, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसमें क्या है, जैसे मैं और हम, ये क्या उत्तम पुरुषवाचक। आप, ये है मध्यम पुरुषवाचक। मैंने कहा वह, ठीक है, वह हो गया, तो ये कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको पुरुषवाचक के भेद पूछ रहे, 3 भेद ध्यान में रखने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैं, तुम, आप। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें यह वह जो निश्चय है, निश्चित है। मैंने कहा यह राम है, वह टेबल है, मतलब निश्चित है, हमें दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और कोई हमेशा सजीव के लिए आएगा। कोई किसके लिए प्रयुक्त होता है, सजीव के लिए। कुछ हमेशा निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने कहा बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कोई खड़ा है, तो कोई आदमी हो सकता है। मैंने कहा दाल में कुछ पड़ा है, ऐसे थोड़ी कह सकते दाल में कोई पड़ा है। दाल में कोई पड़ेगा तो जल जाएगा बेचारा, तो कोई नहीं, दाल में कुछ पड़ा है। ठीक है साथियों, तो सजीव में तो कोई आएगा, निर्जीव में कुछ। अगला सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न का बोध हो। ठीक है, और अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितना उतना, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, फिर निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो ये निज है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। इस आप में और इस आप में फर्क है, ये मध्यम पुरुषवाचक है और ये निजवाचक है, ये वाक्य से आपको पता लगेगा। तो अब देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद 6, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका शॉर्ट में सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, ये सब प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक में ये है, जैसे कि यह टेबल है, वह टेबल है, यह आदमी है, वह आदमी है, यह पास, ये तो पास के लिए। यह का प्रयोग किसके लिए होता है, पास के लिए। वह का प्रयोग दूर के लिए। मैंने कहा यह टेबल है, वह पंखा है, थोड़ा दूर है ना, तो यह है वह। कोई सजीव के लिए, कुछ निर्जीव के लिए। और प्रश्नवाचक, ये प्रश्न का बोध कराता है, किसका, प्रश्न का। बाहर कौन खड़ा है, आप क्या लाए हो। ठीक है, संबंधवाचक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो, सो, जैसा, जो जैसा करेगा सो वैसा बोएगा। ऐसा नहीं, खूब सारे वाक्य बना सकते हो। निज, ये आपके लिए आता है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। ठीक है, अगला है विशेषण। विशेषण किससे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण को का अर्थ पूछ ले, विशेषण का अर्थ क्या होता है, विभेदक। सीधा पूछ ले विशेषण का अर्थ क्या है, विभेदक। ये विभेद करता है, अंतर करता है। क्या करता है, विभेद करता है, ये अंतर करता है। विशेषण क्या करता है, विशेषण का अर्थ पूछ ले आपसे सीधा ही, तो विशेषण का अर्थ क्या होता है, विभेदक। क्या होता है, विभेदक। विशेषण का अर्थ क्या है, विभेदक। विभेद कैसे, मैंने बोला आपसे घोड़ा, क्या बोला, घोड़ा। ठीक है, क्या, ध्यान सुनो, मैंने बोला घोड़ा। घोड़ा बोलते ही आपके दिमाग में बहुत सारे घोड़े आ गए, दुनिया में जितने घोड़े हैं वो सारे घोड़े आपके दिमाग में आ गए। अब मैंने बोल दिया काला घोड़ा, क्या बोला, काला घोड़ा। क्या बोला, काला घोड़ा। अब देखो, काला घोड़ा अलग हो गया, मतलब लाल घोड़े अलग, काले घोड़े अलग, पीले घोड़े अलग, सारे अलग हो गए। तो विशेषण क्या करता है, विभेद करता है, चीजों को संकुचित करता है। मतलब संज्ञा व सर्वनाम का अर्थ को क्या करता है, संकुचित करता है, छोटा करता है। विशेषण संकुचित करता है, छोटा करता है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम देखें काला घोड़ा, तो ये काला क्या है, ये काला ही विशेषण है। काला क्या है, विशेषण। ये क्या है, ये काला विशेषण है। ठीक है, और घोड़ा क्या है, ये विशेष्य है। कि ये क्या है, विशेष्य। तो हम एक परिभाषा नहीं बन गई कि विशेष्य की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। विशेष्य की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। आप कर सकते हो ना आराम से। ठीक है, तो ये होता है विशेषण, मतलब अर्थ को संकुचित करता है। इसका सीधा अर्थ पूछ ले, विभेदक। और नॉर्मल सी जो आपकी परिभाषा आपने याद कर रखी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, अच्छा लड़का, लड़के का विशेषता क्या है, अच्छा। 5 किताबें, किताबें कितनी है, 5। थोड़ा पानी, पानी कितना है, थोड़ा। मतलब इसकी विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है साथियों, अब विशेषण प्रकार। विशेषण प्रकार कहीं कहीं 4 है और कहीं कहीं 5 है। ये आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करने, अगर आपको
4 दिखे, 5 ऑप्शन में नहीं हो 4 करने, ऑप्शन में 5 हो तो आपको 5 करने। क्यों करने? क्योंकि आपकी किताब में 5 दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से दे रखा है इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। जो गुण, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध करवाए। जो गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दोष आदि का बोध कराए वो क्या है? गुणवाचक। मैंने कहा लंगड़ा आदमी, क्या बोला? लंगड़ा आदमी, तो ये दोष है, लेकिन ये आदमी का क्या है? गुण। आदमी कैसा है? लंगड़ा। मैंने कहा मीठा आम, क्या कहा? मीठा आम, तो आम की विशेषता कैसी है? तो आम कैसा है? मीठा है। ठीक है, तो ये गुण है इसका। ठीक है, मैंने कहा मोटा आदमी, ये हो गया आकार। मैंने कहा पीला, पीला ढोल, ढोल की विशेषता कैसी है? पीला है, मतलब गुण बता रहा है उसका। ठीक है, जैसे देखो अच्छा, सुंदर, मीठा, बड़ा, मैंने कहा बड़ा आदमी, तो ये इसके क्या है? गुण है। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है साथियों। ठीक है, अब आगे देखो गुणवाचक विशेषण का एक आध एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे सुंदर फूल, फूल की विशेषता क्या है? सुंदर, मतलब ये उसके गुण बता रहे हैं, तो हम यहाँ शॉर्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साथियों, फिर अगला है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण का दूसरा भेद है। जो संख्या या क्या बताए? क्रम बताए। जो संख्या या क्रम बताए वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने बोला 1, 2, पहला, दूसरा, ये सारे क्या है? संख्यावाचक के उदाहरण। जैसे कि 5 छात्र, छात्र कितने हैं? 5, तो 5 ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, मैंने कहा पहला आदमी, पहला आदमी, पहला क्या है? आदमी की विशेषता बता रहा है, तो संख्या बता रहा है। मैंने कहा दूसरा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है? ये दूसरा आदमी है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। जो मात्रा या परिमाण का बोध कराए, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता। संख्यावाचक तो हम गिन सकते हैं, 1, 2, पहला, दूसरा। परिमाण को हम गिन नहीं सकते, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जो मात्रा या परिमाण का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। मैंने कहा 2 किलो दूध, मैंने क्या कहा? 2 किलो दूध, 2 किलो दूध। अब किलो, 2 किलो तो आप माप सकते हो। जैसे मैंने कहा थोड़ा दूध, क्या बोला? थोड़ा दूध। अब थोड़ा कितना? आप इसकी गणना नहीं कर सकते। मैंने कहा अधिक दूध, अधिक कितना? अधिक, गणना नहीं कर सकते। मैंने कहा कम दूध, आप इसकी गणना नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसकी गणना नहीं की जा सकी वो परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो मात्रा या परिमाण बताए वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला है संकेतवाचक विशेषण। अगला कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या है? जो संकेत करके बताए, जो संकेत करे, इसे संकेतवाचक विशेषण और इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण या इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखो ये हो गया, वे हो गए, ऐसा हो गया, वैसा। जैसे मैंने कहा ये पुस्तक, तो पुस्तक की विशेषता बता रहे, पुस्तक की संकेत कर रहे हैं। ये पुस्तक, मैंने कहा ये स्कूल। ठीक है, तो ये संकेत तो है। मैंने कहा वह बकरी, बकरी की विशेषता बता रहे हैं कि वह। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। एक पांचवा भेद आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक विशेषण, जो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन अब इन्होंने आपकी किताब में दिया, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करा है, फिर भी देख लो। जैसे मैंने कहा बीकानेरी भुजिया, क्या कहा? बीकानेरी भुजिया, तो ये भुजिया की विशेषता क्या है? ये बीकानेरी है। ठीक है, तो ये है व्यक्तिवाचक। मैंने कहा कश्मीरी सेव, तो कश्मीरी की विशेषता किसकी है? सेव की। वैसे ये गुणवाचक के भेद हैं, बाकी किसी किसी ने अलग विषय बताया है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य या अवस्था का बोध हो, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का, किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य या अवस्था का बोध होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के प्रकार पूछ ले, क्रिया के प्रकार होते हैं 2। क्रम के आधार पर पूछ ले तो कितने भेद होते हैं क्रिया के? 2। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पूछ ले 2। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2 है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला क्रिया का भेद है सकर्मक क्रिया। कौन सा? सकर्मक क्रिया। पहला भेद है सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया में कर्म साथ में प्रयुक्त हो, जिसमें क्या हो? कर्म साथ में प्रयुक्त हो, कर्म प्रयुक्त हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां सकर्मक क्रिया होती है। जहां पर कर्म प्रयुक्त हो वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, देख जिस क्रिया का क्रम होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है राम फल खाता है। अब राम क्या है? करता है। राम क्या है? करता। फल क्या है? कर्म है। फल क्या है? फल कर्म है। खाता क्या है? क्रिया है। खाता क्या है? क्रिया है। वापस देखो, मैंने कहा जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग हो वो क्रिया कैसी होगी? वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने कहा राम फल खाता है, तो राम तो करता है, फल क्या है? कर्म है। ठीक है, सीमा किताब पढ़ती है, सीमा करता है, किताब क्या है? कर्म है, पढ़ती क्या है? क्रिया है। क्या है? ये सही क्रिया है। ठीक है, तो ये कर्म जहाँ प्रयुक्त होता है वो क्रिया कैसी होगी? वो सकर्मक
क्रिया होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। और इसमें सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पर, कर्म पर पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा राम फल खाता है, क्या खाता है, फल। उत्तर आ रहा है ना। मतलब जिसमें कर्म क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वहां सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहां पर कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म नहीं होता। कुल मिला के ये ध्यान रखना। बच्चा सो रहा है, सोना क्या है, क्रिया, रहा क्या है, रहना क्या है, क्रिया है। बच्चा क्या करता है, इसमें कर्म नहीं हो रहा। मैंने कहा बच्चा पलंग पर सो रहा है, तभी इसमें सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि इसमें पलंग कर्म हो गया। ठीक, बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया। मैंने कहा पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। देखो ऐसे लिख रहा हूँ स्पीड में, आपको देख लेना। पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया है, ये भी अकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म प्रयुक्त ना हो वह अकर्मक क्रिया। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब अपना विकारी शब्द वाला टॉपिक हो गया, अब है अविकारी वाला। हम लोगों ने विकारी शब्द पढ़ लिया, अब अपने सिलेबस में अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की परिभाषा विकारी शब्द की जस्ट उल्टी है, कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य नहीं बदलते, यानी वे शब्द जिन से लिंग वचन, जिनके कारण लिंग वचन रूप आदि के ये नहीं बदलते, नहीं वे शब्द अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, कारक के अनुसार नहीं बदलते। अगर बदलते हैं तो विकारी, नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्रिया विशेषण, इसका चलो 1 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया ना, वापस देखो। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते, यानी इनके अनुसार इनके रूप नहीं बदलते, वह क्या है, अविकारी शब्द। वैसे आपके लिए विकारी शब्द इंपॉर्टेंट है, और अविकारी में क्या, जो नहीं बदलते हैं, जो बदलते हैं विकारी, जो नहीं बदलते हैं वो अविकारी। फिर अविकारी शब्द के प्रकार कितने हैं, 4। कितने प्रकार है, 4। पहला है क्रिया विशेषण। पहला कौन सा प्रकार, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। कौन सा, संबंध बोधक। तीसरा पूछ ले आपसे, तीसरा है समुच्चय बोधक। कौन सा है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा आपसे पूछ रहे हैं तो विषमयादि बोधक। कौन सा है, विषमयादि बोधक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो अविकारी के भेद पूछ रहे, भेद कितने अविकारी, अविकारी शब्द के भेद 4 हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, जो शब्द किसकी, क्रिया की विशेषता बतलाए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अविकारी शब्द में आपके क्रिया विशेषण ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए वो क्या है, वो क्रिया विशेषण है। फिर क्रिया विशेषण के प्रकार पूछे, क्रिया विशेषण के प्रकार 4 हैं। कितने, 4। कालबोधक, 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 रीतिबोधक, कालबोधक, रीतिबोधक, कालबोधक क्रिया विशेषण। ऐसे मैंने शायद आपको क्लास में बता रखा है, कि आपको ये आगे बताएं या नहीं बताएं, बताओ, आप कमेंट करो। क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से, बताओ बताओ, एक बार देखते हैं। अगर आपको याद है, आप मन में याद करो, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं है। क्रिया विशेषण के प्रकार मैंने 4 बता दिए, अब कौन से प्रकार है आप मुझे बताओगे। ठीक है ना, देखते हैं कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है। सोच लिया, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। प्रकार कितने हैं, 4 है। हमने देखो क्लास में 4-5 बार इससे पढ़ा है। कितनी बार पढ़ा है, 4-5 बार हमने इससे पढ़ा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। काल बोधक हो गया, रीति बोधक हो गया। तीसरा बताओ, स्थान बोधक। कौन सा है, स्थान बोधक। ठीक है, चौथा पूछ ले आपसे, तो बताओ चौथा कौन सा है, चौथा है परिमाण बोधक। कौन सा, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, ये आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। पहला काल बोधक, फिर दूसरा रीति बोधक, तीसरा स्थान बोधक, चौथा परिमाण बोधक। ठीक है, जैसे काल, इसमें टाइम का बोध था, किसका, टाइम का। जैसे क्या, हाँ, जल्दी उठना, राम जल्दी उठता है। उठने की विशेषता क्या है, जल्दी, ये काल का बोध करा रहा है। मैंने कहा राम धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, ये रीति बोधक की विशेषता बता रहा है। मैंने कहा राम यहाँ है, ये स्थान की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ स्थान बोधक है। ठीक है ना, जैसे खूब सारे हैं, जैसे मैंने बोला कितना आ जाए, राम कितना, राम बहुत पड़ता है, कि कितना, इसका क्वेश्चन करना कितना पड़ता है, उत्तर आता है बहुत। तो ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो यहाँ हम ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे, क्योंकि लंबा देखने से फिर
क्योंकि लम्बा हमने क्लास में देख रखा है, यहाँ लम्बा देखेंगे तो फिर मामला बैठेगा नहीं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, रीति बोधक और परिमाण बोधक, ठीक है। जैसे धीरे धीरे हो गया, जल्दी हो गया, आज हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, सारे क्रिया विशेषण के भेद हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे, जैसे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा सुनो आप। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए, ये मैंने शायद आपको बताया नहीं, एक बार बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, थोड़ा आपको ये पता चल जाए। अब देखो मैंने कहा वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या है, राम तो क्या है, राम है कर्ता, ठीक है। चलता क्या है, चलता क्या है, चलता है क्रिया, क्या है, क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे। चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, यही क्रिया विशेषण है। अब देखो अविकारी शब्द, मैंने कहा वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल या कारक के अनुसार बदलते नहीं, वही अविकारी शब्द होते। जैसे मैंने यहाँ राम है, अब राम की जगह मैंने सीता कर दिया, कि सीता, सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे चलती है। अब बताओ, तो इसमें धीरे धीरे नहीं बदल रहा, देखो मतलब अब ये वही है जो बदलते नहीं है, तो धीरे धीरे यही रहा, ऐसे थोड़ी सीता धीरे धीरे चलती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन्हें अविकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से क्रिया विशेषण आपके कंप्लीट हो गया होगा। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वे क्या है, क्रिया विशेषण। जैसे चलना की विशेषता क्या है, धीरे, ठीक है। अगला है संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं वो क्या है, संबंध बोधक। जैसे मैं, पर, से, को, के, लिए आदि। जैसे किताब मेज पर है, ये क्या है, ये संबंध बता रहा है किताब किस पर है, मेज पर है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल ध्यान में रखना, ये परिभाषा याद रख लेना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं वो संबंध बोधक क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या अलग करने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ये पहला भेद तो इसका संयोजक, पहला भेद कौन सा है, समुच्चय बोधक का संयोजक। और दूसरा भेद पूछ ले तो विभाजक, कौन सा, विभाजक। जैसे संयोजक तो जोड़ने का काम करेगा और ये अलग करने का काम करेगा। मैंने कहा सीता और राम, सीता और राम, तो सीता और राम, अब इसमें और जोड़ने का काम कर रहा है तो ये संयोजक है। मैंने कहा लाभ या हानि, मैंने कहा लाभ या हानि, ये हमने क्लास में अच्छे से देख रखा, ठीक है। ये क्या, या अलग कर रहा है, या तो लाभ हुआ या फिर हानि हुई, तो ये विभाजक का काम कर रहा है, ठीक है साथियों। तो ये करीब करीब मेरे हिसाब से आपका हो गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। जैसे राम पढ़ता है और लिखता है और जोड़ रहा है दोनों को, पढ़ना और लिखना को, तो ये हो गया समुच्चय बोधक, ठीक है। वापस देखो एक बार परिभाषा, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। अगला है विषमयादि बोधक। विषमयादि बोधक किसे कहते हैं, जो शब्द हर्ष, मतलब जो मन के विकार है, मन के भाव है, जो मन के भावों को व्यक्त करता है ना, वही विषमयादि बोधक है। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करते हैं, जिनसे हर्ष, शोक, आश्चर्य यानी मन के भाव प्रकट होते हैं, इन्हें अव्याकरणीय उद्गार या विषमयादि बोधक कहते हैं। जो मन के भाव, मनोभाव प्रकट करते हैं वो क्या है, विषमयादि बोधक। जैसे मैंने कहा वाह, मैंने कहा अरे हाय वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या है, विषमयादि बोधक अव्यय है, ठीक है। मैंने कहा हे राम, हे क्या है, इसमें विषमयादि बोधक अव्यय। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, अरे क्या है, विषमयादि बोधक अव्यय है, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग। अब आपके देखो विकारी अविकारी हमने पूरे कर लिए, शॉर्ट में करें, ज्यादा लंबे नहीं करें, क्योंकि अब एग्जाम से पहले आपको यही देख के जाना, ज्यादा नहीं देखना, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग किसे कैसे, वे शब्दांश। उपसर्ग क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना, शब्दांश है, शब्द नहीं है। उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं। तो उपसर्ग सबसे पहले ध्यान में रखना, शब्द नहीं है, क्या है, शब्दांश है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर यानी किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। वे जो शब्दांश किसी शब्द के पहले या पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। कैसे, जैसे हार एक मूल शब्द है, हार एक मूल शब्द है, ठीक है। अब इसके आगे आहार लगा दिया, आ, तो क्या बना, आहार। क्या बना, आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। इसके आगे मैंने वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या बना, विहार। विहार यानी भ्रमण करना, ठीक है। तो खूब सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे मैंने लिखा दिया प्रति, तो इसका बना प्रतिहार। क्या बना, प्रतिहार। प्रतिहार किसे कहते हैं, द्वारपाल को, ठीक है। तो खूब सारे हैं, कुल मिला के उपसर्ग किसे कहते हैं, किसी शब्द के पहले या पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके क्या बनता है, उपसर्ग के प्रकार कितने हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन आया, ये पूछने जैसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूछ लिया बोर्ड वालों ने, तो आपको देख लेना है। उपसर्ग के प्रकार कितने पूछे, तो 3 प्रकार है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, 3, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब आपको ध्यान में रखना है संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, ये पूछ ले। संस्कृत के उपसर्ग 22 है। कितने, संस्कृत के उपसर्ग 22 है। कौन कौन से, वो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको उपसर्ग जोड़ना आना चाहिए, कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, उपसर्ग हटा लेने के बाद मूल शब्द में कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी शब्द में, हर शब्द में उपसर्ग नहीं होता है। जो पीछे शब्द बनता है, जैसे मैंने कहा प्रहार, इसमें मैंने प्रे निकाल दिया, प्रे प्लस हार, तो इसका अर्थ निकल रहा है हार, है ना। ये प्रे उपसर्ग लगाने से क्या बना, प्रहार। मतलब जो पीछे जो शब्द बचता है उसमें अर्थ निकलना जरूरी होता है। तो आपको नॉर्मल ध्यान में रखना है। उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 प्रकार है उपसर्ग के। तो मूल शब्द जो बचे उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, तो अब देखो, जैसे उपसर्ग, जैसे प्रय उपसर्ग, जैसे प्रगति में प्रय उपसर्ग है, प्रकाश में प्रय उपसर्ग है, प्रवेश में प्रय उपसर्ग है, प्राज्य में प्रा उपसर्ग है, पराक्रम में प्रा है, पराभव में प्रा है, अपमान में अप है, अपकार में अप है, अपयश में अप है, सम्मान में देखो सम प्लस मान सम है, संगठन में सम है, सम प्लस घटन, संपूर्ण में सम है, अनुकरण में अनु है, अनुवाद में अनु है, अनुसरण में अनु उपसर्ग है। ठीक है, तो कुल मिला के उपसर्ग का आपको इतना ध्यान में रखना है। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ शॉर्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उपसर्ग क्या है, शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग के प्रकार पूछ ले तो उपसर्ग के 3 प्रकार है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। फिर संस्कृत के उपसर्ग पूछ ले तो संस्कृत के कितने उपसर्ग है, संस्कृत के 22 उपसर्ग है। कितने हैं, 22 उपसर्ग है संस्कृत में। ठीक है साथियों, ये हो गया उपसर्ग। फिर अगला टॉपिक है अपना प्रत्यय। कौन सा है, प्रत्यय। ये भी शब्द नहीं है, ये भी क्या है, शब्दांश है। प्रत्यय भी शब्द नहीं है, क्या है, शब्दांश है। ठीक है, प्रत्यय भी क्या है, ये भी एक शब्दांश है, ये शब्द नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगा, उपसर्ग तो पूर्व में यानी पहले लगते हैं, शब्दांश नहीं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वापस देखो, प्रत्यय की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। परिभाषा आपको सब की आनी चाहिए। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द है बालक, क्या शब्द है, बालक। बालक में पन प्रत्यय लगा, कौन सा, पन, तो क्या बना, बालकपन। ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, बालकपन। ठीक है, तो ये पन प्रत्यय, तो नया शब्द क्या बना, बालकपन, नया शब्द बन गया ना, बालकपन। ठीक है, फिर प्रत्यय के प्रकार पूछे जाते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, मोस्ट 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2। एक तो होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और एक होता है कृत प्रत्यय। कौन सा होता है, कृत प्रत्यय। एक तद्धित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय, ये आपको ध्यान में एक तो तद्धित प्रत्यय हो गया, एक कृत प्रत्यय हो गया। तद्धित प्रत्यय किस में जुड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। किस में जुड़ता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ता है तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय किस में जुड़ता है, धातु में, धातु में या क्रिया में कह सकते हो आप। ठीक है, धातु में जुड़ता है कृत प्रत्यय, यानी जो धातु से जो शब्द बनता है वो कृत प्रत्यय वाला होता है। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है वो तद्धित प्रत्यय। जैसे मैंने कहा लिख, लिख, लिख क्या है, एक धातु है। लिख में मैंने ना जोड़ा तो क्या बना, लिखना। क्या बना, लिखना। तो लिखना क्या है बताओ, एक क्रिया है। ठीक है, मैंने जैसे, और आप दूसरा देखो, जैसे मैंने कहा, एक मिनट है ना, लिख, ये लिख है क्या है, धातु। अब मैंने जोड़ दिया इसमें अक प्रत्यय, तो क्या बना, लेखक, लेखक। तो अब देखो, लिख क्या है, धातु है। धातु यानी जो क्रिया से जो प्रत्यय बनता है वो कर्त प्रत्यय है। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और कर्त प्रत्यय से लगकर जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, वो अधिकतर क्या बनता है बताओ, वो संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्त प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम विशेषण शब्दों का अधिकतर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय शायद अब ये देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरे हिसाब से तो आपको सर ने क्लास में बताया होगा, क्योंकि अब फिर यहाँ तो क्या लंबा हो जाएगा और तो कुछ नहीं है। देख लें, आप बताओ, देखें, कमेंट करो। ठीक है, तद्धित प्रत्यय जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं, ये किस में जुड़ता है, जैसे सेठ, मैंने कहा सेठ, इसमें देखो सेठ कोई धातु नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, इसमें आनी जोड़ दिया, क्या जोड़ा, आनी, क्या बना, सेठानी। तो ये तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है। जो प्रत्यय मूल धातु में या क्रिया में जुड़े वो क्या है, वो कर्त प्रत्यय।
जो दूसरे शब्दों में जुड़े, जैसे सांप, जो संज्ञा में जुड़ गए सीधा सांप प्लस एरा, क्या बना, सपेरा। तो ये क्या है, ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी ज्यादा लंबा हम नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा घर प्लस वाला, वाला प्रत्यय है तो क्या बना, घर वाला। ठीक है, तो घर कोई धातु नहीं, कोई क्रिया नहीं है। जो प्रत्यय मूल धातु में या क्रिया में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है वो तो कौन सा है, कर्त प्रत्यय। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है वो क्या है, वो तद्धित प्रत्यय। कौन सा, तद्धित प्रत्यय है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल प्रत्यय के। जैसे बालक में पन जुड़ा तो क्या बना, बालपन। मीठा में आस जुड़ा तो मिठास। अभी तक तो ये सारे तद्धित के उदाहरण है ना। जैसे मानव में ता जुड़ा तो मानवता, सुंदर में ता जुड़ा तो सुंदरता। जैसे लिख में, लिख धातु में अक जुड़ा तो क्या बना, लेखक। लिख में अक जुड़ा तो क्या बना, लेखक। कैसे बना ये हमने क्लास में बात कर रखी है। आप सोचोगे ली का ले कैसे हुआ, ये हमने क्लास में बात कर रहे हैं, यहाँ इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, प्रत्यय अपना कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं संधि। संधि दो वर्णों या शब्दों के आपस में मिलने से होने वाला परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल, योग, जोड़। मेल, योग, जोड़। ठीक है, ये आपको हम लोगों ने क्लास में भी देखा था। ठीक है, दो वर्णों के मध्य जो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे ए और ए मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है। मतलब इन दोनों के मिलने से जो विकार हुआ, नया रूप आया, वो आ आया, तो यही संधि है। ठीक है, तो संधि नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आप आराम से इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा लंबा हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ शॉर्ट में हमें चीजें करनी है। ठीक है, एज ए रिविजन, मतलब हमें सारी चीजें याद आ जाए वापस, उसके लिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है साथियों, तो कुल मिला के संधि के प्रकार पूछ ले तो संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के प्रकार होते हैं तीन। कितने प्रकार होते हैं, तीन। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। स्वर संधि स्वरों के मेल से बनती है। व्यंजन संधि स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस स्वरों के मेल से बनती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो स्वर संधि, सबसे पहले स्वर संधि, इसकी परिभाषा देख लो। जब स्वर के स्वर प्लस स्वर के मिलने से जो परिवर्तन हो उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर कितने आपको पता होना चाहिए, स्वर 11 है। स्वर कितना हिंदी में 11, यानी स्वरों के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। जैसे या में क्या है, आ है। क्या है, आ है। इसमें ये आ तो क्या बना, ये विद्यालय। ठीक है, देव प्लस इंद्र, इसमें क्या है, अ, और इसमें क्या है, ई, और ए और ई मिलते हैं तो क्या बनता है, ए, तो क्या बना, देवंदर। माह प्लस उत्सव, इसमें क्या है, आ, इसमें क्या है, ऊ, तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो कौन संधि होगी, स्वर संधि। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। देव प्लस इंद्र, देवंदर। माह प्लस उत्सव, महोत्सव। ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। फिर स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5। पहला दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वर्दी स्वर संधि, फिर कौन सी, यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब दीर्घ संधि का एक एग्जांपल देख लो। दीर्घ संधि में क्या होता है, मैं रूल बता रहा हूँ आपको, वैसे क्लास में हमने बात कर रखी है। ए के बाद ए आ जाए तो आ होगा। ठीक है, आ के बाद ए आ जाए तो भी आ होगा। ठीक है, ए के बाद आ जाए तो भी आ होगा। ठीक है, और आ के बाद आ जाए, आ के बाद आ जाए तो भी क्या होगा, आ होगा। ऐसे ही सेम है, ई के बाद ई आ जाए तो क्या होगा, बड़ी ही। बड़ी ई के बाद बड़ी आ जाए तो भी क्या होगा, बड़ी। ये हमने क्लास में देख रखा है, हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। विद्या प्लस आली, आ के बाद क्या आ रहा है, आ। ऐसे आ के बाद क्या आ रहा है, आ, तो क्या बनेगा, आ। ठीक है, तो क्या हुआ, विद्या प्लस आले, विद्यालय। ये हमने क्लास में बात कर रखी है, यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में आ के बाद ई आए तो क्या बनता है, ए। आ के बाद ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ। कुल मिला के जहां पर एक मात्रा है, जहां पर क्या है, एक मात्रा है, वहां कौन सी संधि होगी, वहां गुण संधि होगी। ठीक है, एक मात्रा वाले जहां भी शब्द के वहां गुण संधि करनी। देव प्लस इंदर, इसमें क्या है, आ, और इसमें क्या है, ई, छोटा ई। ठीक है, तो क्या बनेगा, आ, क्या बना, देवेंद्र। देव प्लस इंदर, तो संधि कौन सी, गुण संधि। वर्धी संधि में क्या होता है, जहां दो मात्रा जाए और जहां एक मात्रा जाए वह हमेशा गुण संधि होगी, जहां दो मात्रा आ जाए वो हमेशा वर्धी संधि होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक प्लस एक, इसमें देखो एक प्लस एक, संधि कौन सी, वर्धी संधि, एक एक। ठीक है साथियों, ए के बाद क्या आया, ए के बाद यहाँ ए आया तो क्या बना,
ए बन गया, ठीक है। तो ये दो मात्रा है, जहाँ लगेगी वहाँ दो मात्रा, इस पे एक दिख रही है लेकिन इसमें दो मात्रा है, एक एक, इसमें कौन सी वर्धी संधि है। फिर है यण संधि। कुल मिला के देखो य व और र, य व र, इनके आगे अगर कोई दूसरा अक्षर आ जाए तो वहाँ, अब हम यण संधि की बात कर रहे थे, किसकी, यण संधि। यण संधि में आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है य व और र, इससे पहले आधा अक्षर आ जाए ना, वहां संधि कौन सी होती है, वहां यण संधि होती है, ठीक है। शॉर्ट में यही ध्यान में रखना है, आपको ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है। जैसे देखो सु प्लस आगत क्या बना, स्वागत, क्या बना, स्वागत, ठीक है। कैसे बना हमने ये क्लास में बात अच्छे से कर रखी है, ठीक है। ये आप मेरे हिसाब से आराम से कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे देखो ऊम के बाद क्या आ रहा है, आ, तो क्या बनेगा ये, देखो यण संधि में मैंने 3 अक्षर बताए आपको, य व और र, मतलब इनसे पहले क्या आ जाएगा, आधा अक्षर। देखो वे से पहले आधा अक्षर आ रहा है तो संधि कौन सी है, यण संधि। कौन सी है, यण संधि। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो आपके कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। तो आधा अक्षर वाला आपको ध्यान में रखना, अभी ट्रिक यही है, सु प्लस स्वागत, स्वागत, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी है, यण संधि, ठीक है। तो ये यण संधि होगी। ऐसे आप वो तो बोलो तो एक एग्जाम्पल बता दूं, इसका नियम बता दूं, चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बता देता हूँ मैं। ई या ई, ऊ या ऊ, ई या ई, ऊ या ऊ, या री के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, यानी असमान स्वर, यानी इनके जैसा स्वर नहीं आए, किसके, इनके जैसा स्वर नहीं आए, तो ई का क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, और री का अरे हो जाएगा। तो मैंने यही बताया भाई, यह व रा के पहले आधा अक्षर आ जाए, वहां संधि कौन सी होगी, वहां यण संधि होगी, ठीक है। वे से पहले आधा अक्षर आ रहा है, स्वागत, कौन सी होगी, यण संधि हो गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे एक एग्जाम्पल मुझे भी याद और आ रहा है, मैं आपको बता दूं। स्वागत हो गया, यद्यपि, जैसे देखो यद्यपि, इसमें भी कौन सी, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, इससे क्या बना, यद्यपि, ये आधा ही है, इसमें मिल रखा है, ठीक है ना। तो इसमें भी यण संधि है, कौन सी, इसमें, इसमें भी यण संधि है, ठीक है साथियों। तो आपको ध्यान में रखना, ज्यादा डीप में बात अब यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि डीप में बात करेंगे तो फिर आपको होगी कंफ्यूजन, फिर आप लास्ट में क्या है, डब्बे गोल हो जाएंगे आपके सारे। तो अगली संधि अयादि संधि, कौन सी है, अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या है, जहां आपको आई, आई, औ और आओ, ये ध्वनि आ जाए, वहां संधि कौन सी होगी, हमेशा वहां अयादि संधि होगी। कैसे, जैसे देखो मैंने बोला नयन, नयन में देखो आई, आई की आवाज आ रही है, नयन में आई की आवाज आ रही है, आप देखो थोड़ा सा, तो आई की आवाज आ रही है, तो संधि कौन सी है, अयादि संधि, ठीक है। तो इसका रूल बताएं आपको, तो बोलो, चलो देख लेते हैं, एक बार रूल भी देख लेते हैं, जो आपके थोड़ी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यदि देखो ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद क्या आ जाए, कोई अन्य स्वर, कोई स्वर आ जाए, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, तो ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसका औ हो जाएगा, और इसका आओ हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लास में बात करी है कैसे हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो आप इसका, जैसे देखो ने प्लस अन, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ए का क्या होगा, आई, और ए का क्या होगा, आई। तो अब इसमें क्या है, इसमें ए है, ठीक, ठीक है, ए ही है ना, पीछे क्या बचा, हलंत ने बच गया, ठीक है। और इसमें से आ है, मतलब बिन स्वर आ गया, पीछे क्या बचा, ने। अब इसमें देखो ये ने हलंत है, ठीक है, रेडी, और पीछे भी क्या बचा, ये ने बचा है। अब ए के बाद ए आ गया, तो इसका क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। जैसे देखो अब इसको मुझे कुछ नहीं करना, स्वर को ने में जोड़ देना है, तो क्या बना, ना, पीछे क्या बचा, ये लिख दिया, पीछे क्या बचा, ना, तो क्या बना, नयन। ये हमने एक एक अक्षर, एक एक एग्जाम्पल के खूब सारे एग्जाम्पल देखे हमने, ठीक है ना साथियों। तो इसमें आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब है व्यंजन, व्यंजन संधि के खूब सारे रूल हैं, आपको नॉर्मल ध्यान में रखना। जब व्यंजन के आगे व्यंजन के मिलने से जो कुछ परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के खूब सारे रूल हैं, और रूलों की हमने बातें एग्जाम मतलब क्लासरूम में हमने करी है, ठीक है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन, व्यंजन संधि। तत्व प्लस तो, कौन सी, व्यंजन संधि, ठीक है। फिर है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जब विसर्ग के मिलने से परिवर्तित हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। शॉर्ट में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दु प्लस के तो क्या बना, दुख, मने प्लस हर क्या बना, मनेहर, ठीक है। तो इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि है, और विस्तार से हमने क्लास में इस पे बात कर रखी है, ठीक है साथियों। फिर तपे प्लस बल में कौन संधि, तपोबल। तो आपको विसर्ग ध्यान में रखना है, जहाँ विसर्ग दिखे वहां पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है साथियों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा
समास का टॉपिक है। कौन सा? समास का टॉपिक है। देखो संधि हमेशा दो वर्णों के मध्य होती है। संधि दो वर्णों के मध्य होती है। किसके मध्य? दो वर्णों के मध्य होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। संधि हमेशा दो वर्णों के मध्य होती है। किसके मध्य? दो वर्णों के मध्य। और समास हमेशा दो शब्दों के मध्य होता है। किसके मध्य? दो शब्दों के मध्य होता है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो संक्षिप्त रूप में एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ ही है संक्षिप्तीकरण। क्या है समास का अर्थ? संक्षिप्तीकरण। जैसे मैंने कहा रसोई के लिए घर में जाना और वहां से एक पानी की गिलास लाना, तो रसोई के लिए घर में इतना शब्द बड़ा शब्द बोला है, मैं सीधा ही कह देता कि रसोई घर में जाना और पानी की गिलास लाना, तो ये भाषा अच्छी लग रही है। तो कुल मिला के भाषा को संक्षिप्त रूप देने के लिए हिंदी में कौन सा टॉपिक आया? हिंदी में टॉपिक आया समास। जैसे मैंने कहा रेल के लिए गाड़ी में जाओ, तो इतना बोला, मैंने सीधा ही कहा भाई रेलगाड़ी में जाओ, तो संक्षिप्तता से भाषा सुंदर बनती है। तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए, भाषा को संक्षिप्त करने के लिए कौन सा टॉपिक आया? समास। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो उसे संक्षिप्त रूप देकर एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास के प्रकार पूछ रहे। समास के प्रकार कितने हैं? 6। समास के प्रकार कितने हैं? 6। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या होता है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है। कौन सा? पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। जिस समास में पहला पद अव्यय या प्रधान हो या मुख्य हो वही अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह है समास शक्ति के अनुसार। यथा समय, विग्रह है समय के अनुसार। प्रतिदिन, विग्रह है हर दिन। तो कुल मिला के जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान कैसे हमने क्लास में देखा था, हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे। यथाशक्ति, यथा क्या है? अभी है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, प्रतिदिन हर दिन। इसमें समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? इसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। हमने पढ़ा है दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। वहाँ समास कौन सा होता है? वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रधान पुत्र है। ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाला। जलपान, जल का पान। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद पूछ ले। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जैसे क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये खूब सारे आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, और हमने क्लास में इनकी बात करी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है साथियों, अब तीसरा समास है क्रमधारय। तीसरा समास कौन सा? क्रमधारय समास। ठीक है, जिस समास में दोनों पद समान और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता पहला पद बता रहा है। यानी विशेषण विशेष्य का जहाँ भाव हो, जहाँ विशेषण विशेष्य, जहाँ विशेषण विशेष्य का भाव हो, वहाँ समास कौन सा होता है? याद से है। ठीक है ना, जहाँ विशेषण और विशेष्य का बोध हो वहाँ समास क्रमधारय होता है। जहाँ पहला पद रंगवाची होता है वहाँ क्रमधारय होता है। जैसे नील कमल, नील एक रंगवाची शब्द है, नीला कमल, तो क्रमधारय समास। महापुरुष, मान है जो पुरुष, तो कौन सा समास है इसमें? महापुरुष, मान है जो पुरुष। इसमें समास पूछ ले तो इसमें समास भी कौन सा है? क्रमधारय समास है। ठीक है साथियों, तो करीब करीब मेरे हिसाब से आपके ये चीजें समझ में आ रही होगी। क्योंकि हम शॉर्ट में थोड़ी बात करें तो आप सोचोगे कि ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। करीब करीब हमने उन्हीं टॉपिक की बात करी है जो टॉपिक हमने क्लास में अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक, नीलकमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, मान है जो पुरुष, सजन अच्छा है जो जन, जो सत है जो जन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रमधारय समास। अगला समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसमें क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दिन रात, दिन या रात, माता पिता, माता या पिता। ठीक है, तो माता पिता, माता और पिता भी कह सकते हो। लाभ हानि, लाभ या हानि, राम और लक्ष्मण, माता और पिता, माता या पिता। ठीक है साथियों, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये हमने शॉर्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ, विस्तृत नहीं देख रहे हैं, इनके खूब सारे रूल हैं। द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं, वो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो हमने क्लास में बात कर रखी है। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है, फिर बहुवीरी समास। फिर कौन सा? बहुवीरी समास। जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो, जिस समास में अन्य यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ बहुवीरी समास होता है। जिस समास में तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ बहुवीरी समास होता है। यानी मतलब खुद का पद तो कोई प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुवीरी समास। जैसे दशानन, जिसके 10 मुख हो वो क्या है? रावण, तीसरा आ रहा है। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, शिव, तीसरा आ रहा है। चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं 4 हो, किसकी? विष्णु है ना,
शायद विष्णु है मेरे हिसाब से, तो तीसरा अर्थ आ रहा है। तो इसमें बहुव्रीहि समास। फिर समास का लास्ट पद है द्विगु समास। ठीक है, कौन सा? द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रि 3 है, पंच संख्या है, सप्त पंच सप्त है, ये भी संख्या है। त्रिलोकी 3 लोगों का समूह द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों का समूह द्विगु समास। सप्त सागर 7 सागर का समूह कौन सा समास है? द्विगु समास। मतलब कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है, पहला पद जहाँ पर क्या हो? संख्यावाची हो। पहला पद क्या हो? जहाँ संख्यावाची हो वहां पर समास कौन सा होता है? वहां द्विगु समास होता है। एक बार एक नजर समास में हम और डाल लेते हैं, क्योंकि समास से क्वेश्चन आपके आएगा और गलत हमें नहीं करना है किसी भी हाल में। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। समास का अर्थ होता है संक्षेपण या छोटा करना। संक्षेपण या छोटा करना, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर समास के भेद पूछ, नॉर्मल भेद पूछे तो समास के नॉर्मल भेद होते हैं 6। नॉर्मल भेद पूछे कितने हैं? 6 भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछ लें तो 4। इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछ लें तो आपको 4 करने हैं। नॉर्मल पूछ ले ऐसे ही तो समास के भेद 6 हैं। पहला समास का भेद है अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा होता है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा है? प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके भेद कितने होते हैं पूछ ले? इसके 6 भेद होते हैं और इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा भेद आपसे पूछ ले, तीसरा है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें इसके वैसे तो भेद 3 होते हैं, आपसे ये भेद नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है साथियों, फिर है आपका बहुवीरी समास। कौन सा है? बहुवीरी समास। बहुवीरी समास। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान, या फिर कह सकते हो तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है साथियों, फिर है आपके द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। इसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। फिर है क्रमधारी समास। कौन सा? क्रमधारी समास। इसमें विशेषण विशेष्य का भाव होता है। विशेषण, पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का बोध होता है। देखो ये हो गया शॉर्ट में समास, मैंने बता दिया। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। समास का अर्थ पूछ ले क्या है? संक्षेपण। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछ ले तो 4, वैसे भेद पूछ ले समास के 6। अविभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे मैंने कहा प्रतिदिन। ठीक है, तो समास कौन सा है? अविभाव समास। मैंने कहा यथाशक्ति। कौन सा समास? अविभाव समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। मैंने कहा राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने कहा लाभ हानि, लाभ या हानि। बहुवीरी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं यानी तीसरा पद ही, दोनों पद अप्रधान होते हैं। वापस सुनना, दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व में, दोनों पद अप्रधान बहुवीरी समास में। तीसरा पद प्रधान बहुवीरी समास में होता है। मैंने कहा नीलकंठ, नीला है जो कंठ है, नीला है जिसका कंठ, वो कौन है? भगवान शिव। ठीक है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। मैंने क्या बोला? सप्ताह। तो 7 दिनों का समाहार क्या है? सप्ताह। मैंने कहा त्रिलोकी, 3 लोगों का समाहार क्या है? त्रिलोकी। ठीक है, तो पहला पद संख्यावाची द्विगु समास। क्रमधारी में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। किसमें? क्रमधारी समास में। ठीक है, या पहला पद रंगवाची होता है। किसमें पूछ ले? क्रमधारी समास में। ठीक है साथियों, ये समास हो गए, हमने शॉर्ट में करने की कोशिश करी है। अगर आप इतना भी ध्यान में रख लेते हो तो आपका 10th में समास का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो अगला टॉपिक आपके हैं, एक छोटा सा टॉपिक है मुहावरे का। कौन सा? मुहावरे का। मुहावरे देखो खूब सारे होते हैं, तो सबसे पहले मुहावरे तो आपको याद करने पड़ेंगे। इनका कोई शॉर्ट में नहीं है कि मैं एक दिन में बता दूं। तो मुहावरे आपको पता है कुल मिला के जिन शब्दों के अर्थ में लास्ट में ना आता है, क्या आता? ना आता है, वही मुहावरा है। नहीं, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए उन्हें मुहावरे कहते हैं। जो वाक्यांश अपने कौन से अर्थ को, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का, किसका? विशेष अर्थ का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। मुहावरे भाषा को सरल, प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ध्यान में रखना, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे भाषा को सरल, प्रभावशाली और क्या बनाते हैं? और रोचक बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूँ 3-4, बाकी खूब सारे हैं आपकी किताब में आए हैं, जब आपने पाठ पढ़े होंगे तो ध्यान में रखना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना, नाक कटना अपमान होना, हाथ पांव फूलना घबरा जाना। ये मुहावरा आएगा। मान लो आंखों का तारा होना, मुहावरे करते आप लिखोगे
बहुत प्रिय होना। नाक कटना मुहावरे करते अपमान होना या अपमानित होना। हाथ पांव फूलना मुहावरे करते घबरा जाना। ठीक है। दांत खट्टे करना मुहावरे करते पूछ ले आपसे सीधे, तो दांत खट्टे करने मुहावरे करते परास्त कर देना यानी हरा देना। सिर पर चढ़ाना मुहावरा करते अत्यधिक लाड़ प्यार करना। मुंह की खाना मुहावरा करते हार जाना। कान भरना मुहावरे करते भड़काना। क्या है? भड़काना। फिर देखो अगला है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे करते धोखा देना। पेट में चूहे कूदना मुहावरे करते बहुत भूख लगना। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरा करते अपराध करते पकड़े जाना। तो कुल मिला के मुहावरे आपको अपनी बुक से देखने और मैंने ग्रुप में जो पीडीएफ भेज रखी है उनमें से आपको ये मुहावरे देखने हैं। ठीक है। फिर है लोकोक्ति। फिर क्या है? लोकोक्ति। जो पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्ति है एक पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति क्या है पूछ ले आपसे, तो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। क्या है? पूरा वाक्य है लोकोक्ति। क्या है? एक पूरा वाक्य है लोकोक्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। तो अब देखो एक बार थोड़ा सा इसको होल्ड करना पड़ेगा आपके, है ना। लोकोक्ति क्या है पूछ ले। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है। जो पूर्ण वाक्य होते हैं और लोक अनुभव जीवन सत्य को संक्षेप में प्रकट करते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। आप सीधा पूछ ले लोकोक्ति क्या है? शब्द है, वाक्य है या वर्ण है? तो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति क्या है? पूर्ण वाक्य है। जो लोक अनुभव है, लोगों का अनुभव और जीवन के सत्य को संक्षेप में प्रकट करते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है जो लोक अनुभव जीवन सत्य को संक्षेप में प्रकट करते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? कहावत भी कहा जाता है। ठीक है। और जिसके अंत में ना हो, देखो ना दिख जाए, जैसे रंगे हाथ पकड़ो जाना, ना दिख रहा तो ये मुहावरा है। ठीक है। लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है जो लोक अनुभव व जीवन सत्य को संक्षेप में प्रकट करते हैं उन्हें लोकोक्ति या कहावत भी कहते हैं। कुछ लोकोक्ति का अर्थ हम यहाँ देख लेते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे यानी कर्म का फल मिलता है, ये लोकोक्ति। देर आए दुरुस्त आए, देर से सही काम ठीक होना, ये क्या? लोकोक्ति। जहाँ चाहा वहां रहा, दृढ़ इच्छा से सफलता मिलती है, लोकोक्ति है। एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी दो पक्ष जरूरी होते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर डालना, ये भी क्या है? लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम, ये भी लोकोक्ति। घर का भेदी लंका ढोए, अंदर का व्यक्ति नुकसान करता है। जैसा देश वैसा भेष, स्थान के अनुसार व्यवहार, थोता चना बाजे गना, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। तो ये सारी लोकोक्तियां थी और ऊपर हमने मुहावरे देखे। तो कुछ टॉपिक थोड़े से आपको और बचे हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत। अगला टॉपिक अपना अपठित गद्यांश है। तो गद्यांश में आपको क्या करना, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है। गद्यांश और पद्यांश का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? क्वेश्चन पढ़ने, फिर गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने। ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होंगे, एकदम सही होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये गद्यांश और पद्यांश में कन्फ्यूजन वाली चीज़ रहती है कि हमेशा गद्यांश और पद्यांश में शीर्षक को कैसे पहचाने। तो शीर्षक का मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जिस संज्ञा के लिए यानी जिस संज्ञा के लिए बार बार, जिस संज्ञा के लिए बार बार सर्वनाम का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? सर्वनाम का प्रयोग हो, शीर्षक वही होता है। यानी जिस संज्ञा के लिए बार बार सर्वनाम का प्रयोग हो, अधिकतर सर्वनाम, मतलब जिस संज्ञा के लिए बार बार सर्वनाम का प्रयोग हो वही क्या होता है? वही शीर्षक होता है। जैसे मैंने कहा राम कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वे अपने सभी भाइयों में बड़ा है, वे अपने घर वालों का आदर करता है, वे अपने शिक्षकों का आदर करता है और वे कक्षा में सबसे होशियार है। ये वह बार बार किसके लिए आ रहा है? ये संज्ञा के लिए बार बार आ रहा है। इसलिए इस जो मैंने अभी पंक्ति बोली तो शीर्षक क्या हो गया उसका? राम हो गया। ठीक है। वैसे इसमें आपको ध्यान में रखना है। वापस बता रहा हूँ मैं, अपठित गद्यांश आपका आएगा 6 नंबर का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने, क्या देखने? क्वेश्चन देखने आपको। ठीक है। क्वेश्चन देख लिए और क्वेश्चन के बाद में आपको जो आपका गद्यांश या पद्यांश है, क्या है? जो गद्यांश या पद्यांश है वो पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको गद्यांश या पद्यांश पढ़ना, फिर क्वेश्चन देखने, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है साथियों। तो अपना पहला अपठित गद्यांश है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है बल्कि अनेक उद्योगों को कच्चा माल भी देती है। समय के साथ कृषि में कई परिवर्तन हुए। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई के साधन, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है तथा जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है जैविक खेती को क्या दिया जाए? बढ़ावा
दिया जाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। ये तो मैंने पहले पढ़ा, लेकिन आपको पहले नहीं पढ़ना। आपको पहले हमने देखो क्लास में करा था, पहले क्वेश्चन देखे थे, फिर गद्यांश पढ़ा था, फिर क्वेश्चन किए थे। तो आपको ये करना है अनिवार्य रूप से, ठीक है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर है? गद्यांश के अनुसार भारत की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, ठीक है। कृषि उद्योगों के लिए क्या प्रदान करती है? तो आंसर क्या आएगा? कच्चा माल। कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। अगला, कृषि उत्पादन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आधुनिक तकनीक है एक तो। कृषि उत्पादन बढ़ने का एक तो कारण है आधुनिक तकनीक, दूसरा उन्नत बीज, फिर तीसरा सिंचाई के साधन, चौथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा है। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आधुनिक कृषि से मिट्टी की उर्वरकता कम हुई और जल प्रदूषण बढ़ा है, ठीक है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और मानव स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, ठीक है साथियों। तो हमें सबसे पहले जो गद्यांश हो जाए, जो पद्यांश हो जाए, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, फिर गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, फिर क्वेश्चन देखना है। जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, प्रकृति हमें कौन कौन सी वस्तुएं देती है? पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति का सम्मान न करने से क्या होगा? ठीक है। तीसरा है, पेड़ों और नदियों के साथ क्या हो रहा है? ठीक है। चौथा है, कवि हमसे क्या प्रण करने को कह रहा है? चौथा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब हम इस पद्यांश को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला ये पद्यांश पढ़ लेते हैं हम अब। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। क्या देती है? जल, वन, वायु, अनमोल। चल पहला क्वेश्चन है, प्रति हमें क्या क्या देती है? जल, वन, वायु, अनमोल। सीधा उत्तर आ रहा है। यदि इसका सम्मान ना हो तो बिगड़ जाएगी सब हाल। पेड़ कटेंगे, नदियां सूखेंगी। अगर इसका सम्मान नहीं हो तो क्या होगा? पेड़ कटेंगे, नदियां सूख जाएगी। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। धरती रोए बार बार, आओ मिलकर प्रण करें प्रकृति का, करें उद्धार। आओ मिलकर हम क्या करें? प्रण करें किसको? प्रकृति के उद्धार का। ये भी क्वेश्चन आया। तो पहले क्वेश्चन देखने का फायदा यही है कि सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, प्रकृति हमें कौन कौन सी वस्तुएं देती है? उत्तर, प्रकृति हमें जल, वन, वायु प्रदान करती है। सीधा आंसर आ गया। प्रकृति का सम्मान न करने से क्या होगा? पर्यावरण बिगड़ जाएगा। ये आंसर सीधा आ गया। पेड़ और नदियों के साथ क्या हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां सूख रही है। कवि हमसे क्या प्रण करने को कह रहा है? कवि हमसे क्या प्रण करने को कह रहा है? तो कवि हमसे प्रकृति की रक्षा करने का मतलब प्रण करने को कह रहा है। कवि क्या कहना चाह रहा है? कि प्रकृति की हमें रक्षा करनी है, इसका प्रण करने को कवि हमें कह रहा है। उपयुक्त शीर्षक का, उपयुक्त या उपयुक्त शीर्षक का शीर्षक लिखिए। मतलब उपयुक्त का शीर्षक क्या है? तो प्रकृति का संरक्षण, जो बार बार जिसकी बात हो रही है, तो उसका हमें क्या लिखना है? शीर्षक लिखना। मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये सारी क्लासों में बात कर रखी है। ये तो एक तरह का आपके सामने मॉडल पेपर है, या कुल मिला के आपको पता चले कि आपके पेपर में कौन सी चीजें आएगी, ठीक है साथियों। फिर आपका आता है 6 नंबर का निबंध। क्या आता है? 6 नंबर का निबंध आता है। निबंध हमेशा आपको 3 भागों में बांट के लिखना है। पहला भाग निबंध का होता है प्रस्तावना। इसमें क्या है? इसमें आपको निबंध का परिचय लिखना है। क्या लिखना? परिचय। फिर आपको विषय वस्तु। विषय वस्तु में निबंध की विषय वस्तु आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? विषय वस्तु। फिर तीसरे भाग में आपको क्या लिखना है? उपसार। उपसार में इस निबंध का निष्कर्ष क्या निकलता है वो लिखना है, ठीक है। एक फॉर्मेट तो ये हो गया निबंध का, ये तो फिक्स है। कैसा भी निबंध है, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसार लिखना। कई बार निबंध आता है, आपके निबंध के अंदर ही 3-4 हेडिंग दे देते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया पे निबंध लिखना है, फिर उसके अंदर 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। डिजिटल इंडिया के प्रभाव, डिजिटल इंडिया के प्रभाव, डिजिटल इंडिया के प्रभाव, ठीक है। एक ये दे दिया बिंदु अंदर ही। एक दे दिया डिजिटल इंडिया के कारण, डिजिटल इंडिया की विशेषताएं, डिजिटल इंडिया की विशेषताएं। आपने अर्धवार्षिक का पेपर देखा है तो आपको पता है, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया की विशेषताएं, डिजिटल इंडिया की विशेषताएं, ठीक है। और एक आध बिंदु और आ जाए, डिजिटल इंडिया की शुरुआत। जैसे डिजिटल इंडिया की, स्पीड में लिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना आपको, ठीक है। डिजिटल इंडिया की खूबियाँ लिख दो या विशेषता, एक ही बात है। डिजिटल इंडिया की खूबियाँ या डिजिटल इंडिया क्या है, ऐसे मान लो 4 टॉपिक आ गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको मैंने बताई क्या लिखनी है? प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आपको परिचय लिखना है निबंध का। क्या लिखना है? परिचय लिखना है। फिर विषय वस्तु, मैंने किसकी बात करी? विषय वस्तु। विषय वस्तु, तो विषय वस्तु में आपको ये चारों पॉइंट बना के लिखना है जो आपके निबंध में, ये तो मैंने ऐसे ही बनाई, जो निबंध में है वो विषय वस्तु हो गया। पहला पॉइंट बनाना है डिजिटल इंडिया के प्रभाव, फिर प्रभाव के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है, 8-10 लाइनें जो भी हो। फिर दूसरा पॉइंट डालना है डिजिटल इंडिया की विशेषताएं, फिर आपको डिजिटल इंडिया की विशेषताएं लिखनी है। फिर डिजिटल इंडिया की खूबियाँ, 3 नंबर पॉइंट डालना है, डिजिटल इंडिया की खूबियाँ लिखनी है। मतलब खूब सारे पॉइंट आपको देने हैं। ये सब आएंगे किसमें? आपकी विषय वस्तु में। किसमें आएंगे?
विषय वस्तु में। और तीसरा भाग है निबंध का उपसार। क्या है? उपसार। उपसार में क्या है? इसका निष्कर्ष निकालना है कि डिजिटल इंडिया का निष्कर्ष ये निकले हैं। ठीक है साथियों, तो आपको निबंध इस तरह से करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर अलग से पॉइंट आए तो इस सब पॉइंटों को विषय वस्तु में आपको इंक्लूड करना है, शामिल करना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट नहीं दे तो आपको 3 हिस्सों में निबंध लिखना है, कम से कम 2 पेज भरने निबंध में आपको। ठीक है, एक पेज आगे पीछे से, एक पेज आगे पीछे से, इतना लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ भी लिख देना आप, अगर आपको आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो मन से लिख देना, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। ठीक है, वापस देखो, निबंध आपको 3 हिस्से में करना है। पहला प्रस्तावना, इसमें आपको निबंध का परिचय लिखना है। फिर विषय वस्तु, इसमें निबंध की विषय वस्तु लिखना है, निबंध के बारे में डिटेल से लिखना है। फिर उपसंहार, क्या है? उपसंहार, इसमें निबंध का आपको क्या लिखना है? इसमें निबंध का आपको निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो आपके मान लो निबंध आ गया, डिजिटल इंडिया पर निबंध लिखे, तो सबसे पहले प्रस्तावना। आगे प्रस्तावना 2 लाइनें खींचनी, पहली लाइन छोड़ देनी है, दूसरी लाइन से शुरुआत करना है कि आगे वाले को लगे, कॉपी चेकर को, ये बच्चों को ये पता है, इन्होंने अच्छा लिखा है। तो डिजिटल इंडिया भारत, इसमें क्या लिखोगे? प्रस्तावना में यानी परिचय लिखना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग कर सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, तेज और पारदर्शी रूप में पहुंचाने का प्रयास किया है। डिजिटल इंडिया आधुनिक भारत की ओर एक सशक्त कदम है। ये होगी इसकी प्रस्तावना, ये हो गया इसका परिचय। फिर आपको लिखना है विषय वस्तु। अगर पॉइंट दे रखे तो पॉइंट आपको पॉइंट दे के बाद में लिखना है। ठीक है, पॉइंट नहीं दे रखे तो आपको सीधे लिखना है विषय वस्तु में कि डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासन से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, आधार, यूपीआई, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाओं से लोगों का जीवन आसान हुआ है। ठीक है, आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से वहां के नागरिक भी सरकारी योजनाओं, सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। डिजिटल भुगतान से समय की बचत हुई है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। इसके साथ ही युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, हालांकि डिजिटल इंडिया साक्षरता की कमी और साइबर अपराध और इंटरनेट की सीमित पहुंच, इसकी सेवा में इसकी समस्याएं भी आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी लाइनें कट गई, तो कुल मिला के आपको परफॉर्मा सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? परफॉर्मा। प्रस्तावना में निबंध का परिचय लिखना है। क्या लिखना है? परिचय लिखना है, ये लाइन छोड़नी है। विषय वस्तु में निबंध का विषय लिखना जरूरी नहीं है डिजिटल इंडिया से। आपसे पूछ ले अरावली बचाओ बचाओ पर एक निबंध लिखो, जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, बढ़ती जनसंख्या पर निबंध आ गया, मरुस्थलीकरण की निबंध पर भी आ सकता है, मतलब कैसा भी विषय हो सकता है। स्पीड में बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये अपनी बहुत ज्यादा स्पीड है। ठीक है, क्योंकि ये एज ए रिविजन वीडियो है। ठीक है, फिर लास्ट में उपसार आता है। क्या था? उपसार। उपसार में निष्कर्ष लिखा जाता है किसी भी निबंध का। अतः कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया, ये देखो लाइनें खींचनी है, इसे नोट करना है और एक लाइन छोड़नी है, फिर नीचे से शुरू करना है। अतः कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया देश के विकास और प्रगति की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यदि नागरिक डिजिटल तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग करें तो भारत को आत्मनिर्भर, पारदर्शी और आधुनिक राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये हो गया उपसार। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, जो भी आप निबंध लिखो, निबंध को 3 टुकड़ों में लिखना है। पहला तो क्या लिखोगे? प्रस्तावना। क्या लिखोगे? प्रस्तावना। दूसरा क्या लिखोगे? विषय वस्तु। क्या लिखोगे? विषय वस्तु। क्लास में मैंने 3-4 बार बता दी, अब और बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष किस में लिखोगे? उपसार में। किस में? उपसार में। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका निबंध। फिर आपके सिलेबस में पत्र, कौन सा पत्र है? लेटर। देखो, और लेटर या पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक यानी ऑफिशियल लेटर, एक तो होता है ऑफिशियल लेटर। ठीक है, एक होता है अनौपचारिक पत्र। कौन सा होता है? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जैसे आप अपने भाई को लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, अपने पिताजी को लिख रहे हो, ये सारे अनौपचारिक लेटर हैं। अगर आप किसी कलेक्टर को लिख रहे हो, अगर आप किसी एसडीएम को लिख रहे हो, या एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिख रहा है, तो ये सारे औपचारिक पत्र हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर है वो तो आप जैसे मान लो किसी कलेक्टर को लिख रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसका फिक्स फॉर्मेट होता है। जिसका फिक्स फॉर्मेट होता है, जिसका तय फॉर्मूला होता है, वो हमेशा औपचारिक लेटर है। अनौपचारिक लेटर का ऐसा कुछ नहीं है। अपने पारिवारिक पत्र लिखे होंगे, ये सारे क्या है? अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। पारिवारिक कैसे? अपने भाई को पत्र लिखना, अपने दोस्त को पत्र लिखना। अब तो पत्रों का या लेटर का जमाना नहीं रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया है। पहले पत्रों का जमाना था, और आज भी सरकारी कामकाज में पत्र व्यवहार का काम पड़ता है। ठीक है साथियों, तो औपचारिक पत्र। क्वेश्चन क्या आएगा कि आपके क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, जगह दे देंगे कि आप जोधपुर के रहने वाले हो और आपके क्षेत्र में क्या फैली है? आपके क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है और उसे साफ करने हेतु नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखें। क्या आएगा? आप
अजमेर के रहने वाले और आपके क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखो साफ सफाई हेतु। तो आप क्या लिखोगे, सेवा में आयुक्त महोदय नगर निगम अजमेर। जो पेपर में आएगा आपको वही लिखना है, पत्र में ध्यान में रखना है, जो पेपर में क्वेश्चन में हो आपको वही लिखना है। सेवा में आयुक्त महोदय नगर निगम अजमेर, उसमें अजमेर है तो अजमेर, जोधपुर है तो जोधपुर, ठीक है। फिर आपको दिनांक लगानी, क्या लगानी, डेट लगानी है, ठीक है साथियों। फिर विषय, विषय क्या है, आप क्यों लिख रहे हो पत्र इनको, कि हमारे क्षेत्र में गंदगी एवं नालियों की सफाई के संबंध में, ये हो गया विषय। जैसे आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हो ना, वैसे ही औपचारिक पत्र। महोदय, सविनीय निवेदन है कि मैं आपके नगर के वार्ड संख्या 18 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नालियों की नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण गंदगी फैल गई है और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न हो गई है। बरसात के समय नालियां ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा बना हुआ है और आमजन भी इससे परेशान हो रहे हैं। कई बार संबंधित कर्मचारियों को सूचित करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्रवासी इस समस्या से अत्यंत परेशान है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में शीघ्र सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने, नालियों की नियमित सफाई के लिए आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद, ठीक है। फिर बहुदीय जो भी है, मान लो अजय कुमार है नाम, उसमें पेपर में आएगा नाम तो वो नाम लिख देना, वरना आपको राम लिख देना, ऐसे ही अजय कुमार, वार्ड संख्या 18 जयपुर, ठीक है। जो पेपर में आपके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वाली लैंग्वेज ही इस लेटर में लिखनी है। ध्यान में रखना है, जो पेपर में लैंग्वेज आए वही लैंग्वेज आपको आंसर में लिखनी है। जो लेटर आपको लिखोगे आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, अच्छे से लिखना है। ये हो गया औपचारिक पत्र। वो एक बार और कह रहा हूँ, जो लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में आए वही लैंग्वेज डालनी है। क्वेश्चन में अगर नाम दे रखा है वही नाम, अगर जगह का नाम दे रखा है तो वही नाम, वरना आप कुछ भी लिख देना मन से, ठीक है। ये तो हो गया आपका औपचारिक पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र यानी कोई आपने दोस्तों को बुला रहा अपने घर पे छुट्टियों में, तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, अपने आप को राम मानते हुए अपने प्रिय मित्र राहुल को गर्मी की छुट्टियों में आने का निमंत्रण देने तो एक पत्र लिखो या निमंत्रण पत्र लिखो। क्या क्वेश्चन आएगा, अपने आप को राम मानते हुए अपने मित्र राहुल को गर्मियों की छुट्टियों में आने का निमंत्रण देने हेतु एक पत्र लिखे। तो ये अनौपचारिक पत्र है। कैसा, अनौपचारिक, अनऑफिशियल पत्र है, ठीक है। प्रिय मित्र राहुल जयपुर, मतलब जयपुर में दे रहे हैं इनको, दिनांक 11 जनवरी है, प्रिय राहुल, ठीक है। सेम है, प्रिय मित्र राहुल ऊपर से लिखना पड़ेगा। कहाँ पर रह रहा है राहुल, जयपुर में रह रहा है, दिनांक जो है वो डाल देना, प्रिय राहुल। आशा है तुम स्वस्थ और क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। ये पत्र तुम्हें गर्मी की छुट्टियों के संबंध में लिख रहा हूँ। हमारी गर्मी की छुट्टियाँ अगले महीने से प्रारंभ हो रही है। इस बार मैंने सोचा है कि छुट्टियाँ घर पर बिताने के बजाय तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिताया जाए। यदि तुम चाहो तो तुम अपनी छुट्टियों में मेरे घर आ सकते हो। यहाँ हम दोनों साथ में पढ़ाई भी करेंगे, घूमने भी जाएंगे। पास ही कई दर्शनीय स्थान है जहाँ घूमने में तुम्हें बहुत आनंद आएगा। माता पिता भी तुम्हारे आने के लिए सहमत है। आशा है आशा है कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। घर में सभी को प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अजय। तो इसमें अजय माना है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो पूरा यही आ गया क्वेश्चन, मान लो सीधे आ जाए कि अपने आप को अजय मानते हुए प्रिय मित्र, आप अपने प्रिय मित्र राहुल जो जयपुर में रह रहा है उसे गर्मी की छुट्टियों में आने का निमंत्रण है तो एक पत्र लिखे। तो आपको सेम टू सेम लेटर लिखना है, ठीक है साथियों। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अपना देखो सिलेबस करीब करीब सारा कंप्लीट हो गया है और हमने बात कर दी है। और आज एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको लास्ट में, आपके दो किताबें चलती है, एक तो क्षितिज, एक कौन सी, क्षितिज, और एक कृतिका। क्षितिज और कृतिका, इनका आपको एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, चार्ट बनाना। कैसे बनाना है, ये चार्ट आपको कब पढ़ना है मैं बताऊंगा अभी। पहला इसमें क्रम संख्या का कॉलम रखना है। दूसरा पाठ का नाम, दूसरा क्या है, पाठ का नाम, ठीक है। तीसरा लेखक का नाम, क्या लिखोगे, लेखक का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप, फिर आपको लिखोगे विधा, यानी पाठ की विधा क्या है, विधा होगी। और ठीक है, चलो रेडी है। क्रम संख्या एक, पहला पाठ मान लो आपका है नेताजी का चश्मा। कौन सा, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। कौन है, स्वयं प्रकाश। पाठ की विधा क्या है, मान लो कहानी विधा, ठीक है। ये कहानी विधा हो गई, ठीक है। तो आपको ऐसे करके सारे पाठों की एक समरी बना लेनी है। और ये समरी आपको एग्जाम देने से जस्ट पहले पढ़ के जानी है। और इससे कम से कम आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे।
ये आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। और एक पॉइंट और डाल देना यहाँ, विशेष किसी रचना पे इन्हें पुरस्कार मिला है या कुछ भी मिला है। वैसे जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने शायद ये बना रखी है, करीब करीब ने बना रखी है। तो आपको सारे पाठों का लिखना है और लेखक का नाम लिखो ना, यहाँ इनके जन्म और मृत्यु भी लिख देना, जन्म और मृत्यु भी अटका देना। और विधा लिख देना कि पाठ की विधा क्या, विधा यानी प्रकार क्या पाठ का, ठीक है। विशेष में इनकी एक दो रचना लिख देना, दो दो रचना लिख देना किसकी, लेखक की। ऐसे दूसरा पाठ हो गया उसका लिख दिया, ठीक है। तीसरा हो गया, ऐसे लिख देना। कुल मिला के जो आपके 10-15 पार्ट हैं उन सारों को एक पेज पे लिखना। और एग्जाम सेंटर में एंट्री करने से पहले पहले इसको आप रिवीजन करके जाना, ठीक है। इसको रिवीजन करके जाना और 4 या 5 क्वेश्चन आपके सीधे यहाँ से आ जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप ऐसा करोगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, आंसर कैसे करना है, क्योंकि कई बार ये भी गलतियाँ आप करते हो। देखो आंसर कैसे करना, जैसे आपकी ये कॉपी है, ये कॉपी है आपकी, मान लो ये कॉपी आ गई, ठीक है। एक लाइन इधर आती है, ठीक है, ये कॉपी है आपकी। तो आपको क्या करना, जैसे पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आते हैं या 6 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, कितने भी, सबसे पहले आपको प्रश्न का नंबर यहाँ लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, उत्तर। मान लो एक पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो आपको एक यहाँ लिखना है, तो एक का उत्तर यहाँ लिखना है। फिर 2 लिख दिया, 2 का उत्तर यहाँ, बार बार उत्तर उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है ना, वो समझ जाएगा एग्जामिनर, ये पहले का उत्तर है सारा, ठीक है। तीसरे का उत्तर यहाँ लिखना है, चौथे का उत्तर यहाँ लिखना है। मान लो एक में 4 क्वेश्चन है, तो चारों के उत्तर आपको ऐसे क्रम से लिखने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ डालना हेडिंग, फिर उत्तर लिखना। फिर इसके अंदर भी मान लो और क्वेश्चन है, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गए। जितने भी इसमें उत्तर है वो ऐसे उत्तर लिखने हैं आपको, ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक के दो तो यहाँ कर दिए, वो इधर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। इधर मतलब दूसरे पेज में कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। दूसरा आपको ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन आपको क्रम से करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करोगे। इससे भी अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी जांचने में सहूलियत रहती है और वो नंबर भी आपको अच्छे देगा। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं है तो उसके बराबर जगह छोड़ दो, क्वेश्चन में शब्द सीमा लिखी आती है, तो वैसे आप कर सकते हो। बाद में याद आ जाए तो पहला बाद में कर लो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और खाली जगह का एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है, खाली जगह का क्वेश्चन आता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें खाली जगह का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, ये उत्तर हो गया, ये पहली खाली जगह, पहले खाली जगह आई, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है, ये खाली जगह है। तो आपको ये पूरी की पूरी उतारनी है, पूरा क्वेश्चन उतारना खाली जगह वाला। फिर जो उत्तर है इसका क्या है, देवनागरी, क्या है, देवनागरी। तो ये लिखना, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है गहरी सी, मतलब पूरा क्वेश्चन करके खाली जगह के नीचे अंडरलाइन करके लिखना है। इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने बच्चों को बताए थे और बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हिंदी के सब्जेक्ट में। खूब सारे बच्चे जिनके 100 में से 100 नंबर आए थे। अगर आपको भी पूरे नंबर लेके आने, जो मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है हमने जो यहाँ कोशिश करी है आपने अच्छे से देखा होगा। और भी आपको इन वीडियोज़ को 3-4 बार देख लेना है एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको एक पेज बना के लेके जाना है, जिसमें सारा सारांश हो किताबों का। उनसे क्या आपके 4-5 क्वेश्चन वो होंगे और पूरा सिलेबस आपके लिए नया हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा लिखना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पूरी कॉपी भरना, कोशिश करना एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नहीं आए तो मन से लिख देना, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है साथियों। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।